हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बड़ा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, टॉपिक नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या चीज है इंट्रोडक्शन? देखिए, हम मान के चलते हैं, मान लीजिए मेरे पास में दो पर्सन है, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, जिसमें से कि बी पर्सन बड़ा ही अमीर है, अमीर मान लेते हैं, अमीर है मान लीजिए, और उसके पास है दो खाने की वो रखी हुई है, मतलब जो हम लोग मान लेते हैं कि भाई खाने के लिए जो सामान है वो रखे हुए हैं, कुछ भी मान लीजिए पिज्जा बर्गर कुछ भी, ठीक है, उसमें रखे हुए। यहाँ पे एक भूखा इंसान है, बैगर है, भिखारी है, लेकिन पेट में कुछ नहीं है, खाली है। लेकिन पॉइंट क्या है कि अब बी ए को देखता है तो बी ने क्या किया, अपना एक खाने की जो प्लेट थी वो ए को दे दी। ऐसा करने की वजह से क्या हुआ थोड़ी देर बाद कि जो ए है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब दोनों ने मिल बैठ के आराम से खाना खाया, यानी दोनों क्या बन गए, दोस्त बन गए, दोनों क्या बन गए, दोस्त। लेकिन इस दोस्ती में खास बात क्या थी कि जो दोनों खाने की प्लेट्स थी वो सिर्फ बी के पास थी, यानी जो दोनों, अगर मैं प्लेट को इलेक्ट्रॉन मानूं तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो सिर्फ बी के पास थे, और बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ए को दिया और फिर उन लोगों ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। लेकिन वो जो बॉन्ड वहां पे बना, उस बॉन्ड को हम लोगों ने क्या नाम दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। We called it as a coordinate bond. So ये हमारे पास में आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां से कंसेप्ट बना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्योंकि हम उस सारे के सारे कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड आते हैं वो सारे के सारे क्या आपके पास में कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। आई होप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब खास चीज के ऊपर चलते हैं। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना उस कंपाउंड के बीच में, तो जो यहां पे कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को आप क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप इट इज क्लियर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या चीज है। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर डेफिनेशन देखें तो बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट both electron comes from one atom। और खास बात क्या ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो देखे तो इलेक्ट्रॉन की तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है ना, जो बॉन्ड बनने लग रहा है वो बन तो कोवेलेंट ही रहा है, लेकिन कोवेलेंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम की तरफ से, तो वो इस एरो के साथ शो किया जाता है कि बी ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया म्यूचुअली ए के साथ में। तो इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है निकल क्लोराइड है NiCl2। अब मुझे पता है निकल जो है, निकल का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 28। अगर ये 28 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगी आर्गन 18 4s2 एंड 3d क्या आने लग रही है मेरे पास में, 3d आने लग रही है 8। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है, यानी डी के पास कुछ खाली जगह है बॉन्ड बनाने के लिए। और खास बात क्या, देखिए 4s एक आउटर ऑर्बिटल है, 4s के बाद 4p खाली ऑर्बिटल होगा और 4d भी खाली ऑर्बिटल होगा, तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके इन ऑर्बिटल्स के अंदर डालना शुरू कर देगा। यानी अल्टीमेटली अगर मैं देखूं इस कंपाउंड को, तो निकल क्लोराइड को जैसे मैंने NiCl2 को NH3 के साथ क्लब कराया, मान लीजिए 4NH3 के साथ रिएक्ट करा दिया, 4 ने 6 के साथ रिएक्ट करा दिया, या आपकी मर्जी 100 जितना भी रखना चाहें, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन गया, NiNH3 6, और साथ में क्या आ गया आपके पास में Cl2। तो खास बात क्या है, यहाँ पे जो हुआ क्या फिनोमेना, निकल जो था इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है मान लीजिए p का, और NH3 जो है, NH3 के पास में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर है। तो लोन पेयर में से अपना एक इलेक्ट्रॉन उसने किसको डोनेट कर दिया, निकल को। तो ऐसा करने की वजह से यहाँ पे निकल के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और वहां NH3 के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ NH3 ने इसके साथ अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन उसको मैं इस एरो से शो कर रहा हूँ, विच इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप यहां से आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक और टर्म आ जाती है यहाँ पे, डबल सॉल्ट। अब भाई ये डबल सॉल्ट क्या चीज है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डबल सॉल्ट? एज द नेम सजेस्ट, भाई दो सॉल्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, डबल का मतलब दो ही होता है।
और सोल्ट आ रहे तो 2 सोल्ट होंगे कोई। अब एग्जांपल के आगे मान लीजिए मेरे पास में आ गया NH4 ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4। देखिए अमोनियम सल्फेट आ रहा है, साथ में क्या आने लग रहा है, आयरन सल्फेट आने लग रहा है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मेरे पास में बन गया वो क्या बन गया, डबल सॉल्ट। लेकिन साथ में जब मैंने H2O रखा तो ये क्या बन गया मेरे पास में, मोहर सॉल्ट, जिसको आप लोगों ने D&F ब्लॉक चैप्टर में भी किया था, वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और साथ ही साथ आपने कहां पे किया था, अपनी स्कूल के अंदर टाइट्रेशन के अंदर भी इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो जब भी 2 सॉल्ट एक साथ आने लग रहे हैं तो हम उसे क्या नाम देते हैं, डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, अल जिसे आप फिटकड़ी भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज। तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया, K2SO4। देखिए ध्यान से, अल्म क्या होता है, फिटकड़ी। फिटकड़ी जनरली देखा होगा शेव करते वक्त या किसी के जीभ पे छाले पड़ जाते हैं, हम लोग उसके अंदर इसको यूटिलाइज करते होते हैं। ठीक है, तो साथ में क्या आएगा, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O। तो ये क्या आ गया मेरे पास में, पोटेश अल्म। क्या आ गया मेरे पास में, पोटेश अल्म। ठीक है, तो ये भी एक डबल सॉल्ट। देखिए एक सिंगल सॉल्ट ईयर और दूसरा सॉल्ट ईयर है, तो इसीलिए इसको भी किस कैटेगरी में डाला गया, डबल सॉल्ट के अंदर। तो आई होप डबल सॉल्ट का भी कंसेप्ट आपको क्लैरिफाई होगा। अब डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट। लेकिन किस तरह से वो डिफरेंट है उस चीज को भी थोड़ा सा देखते हैं। Double salt and coordination compound, how the both are different. Double salt and coordination compound दोनों ही डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है उस चीज पे ध्यान देते हैं। देखिए डबल सॉल्ट जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट मेनली इन सॉलिड फॉर्म। ये मेनली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड, और कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है जैसे सैंडविच कंपाउंड आ गया आपके आयरन के, फ्रीऑन जिसे हम लोग बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म। यानी ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर क्या है, एग्जिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इनको पानी में डालूं, मान लीजिए एल्म है जो से K2SO4 था, साथ में Al2SO4 होल थ्राइस था, साथ में क्या था 24H2। जैसे आप पानी में डालोगे तो ये पानी के अंदर अलग घुलेगा, ये पानी के अंदर अलग हो जाएगा। यानी जब ये पानी के अंदर जाएंगे तो दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी। K2SO4 कहता है मैं अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करूंगा, Al2SO4 होल थ्राइस क्या कहता है मैं अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करूंगा। तो क्या आएगा, दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी, दे मेंटेन their identity in solution। ये सॉल्यूशन के अपने अंदर आइडेंटिटी को मेंटेन करके चलते हैं, जबकि यहां पे क्या है, they lose their identity, they lose their identity। कैसे, देखिए अभी आपने NiCl2 के अंदर आपने NH3 को ऐड किया था, तो जब ये दोनों आपस में मिक्सअप हुए तो NH3 और यहाँ क्या बन गया Cl2। अगर मैं देखूं तो मिक्सअप होने के बाद ना तो NiCl2 की प्रॉपर्टी आ रही है और ना ही यहाँ पे NH3 की प्रॉपर्टी आने लग रही है, कोई भी प्रॉपर्टी वहां पे नहीं आने लग रही है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब खास बात क्या है, यहाँ पे डबल सॉल्ट के अंदर जो मेटल है, मेटल आयन एग्जिबिट नॉर्मल वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी। यहां जो मेटल आया ना वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी को मेंटेन करके चलते हैं, जबकि यहां पे दे मेंटेन देयर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। चलो जी, एक नया पॉइंट आ गया अब हमारे पास में, सेकेंडरी वैलेंसी। चलिए अब इस चीज को जानते हैं कि ये क्या तो है सेकेंडरी वैलेंसी और क्या है ये प्राइमरी वैलेंसी। देखिए इसको एक एग्जांपल से हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हम लोग निकल को एग्जांपल में उठा लें। चलिए निकल को छोड़िए, बार बार एक एग्जांपल आ रहा है, NCO NH3 6Cl3। हम इस एग्जांपल को उठाते हैं। अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं डिफरेंट फॉर्म में लिखूं तो COCl3.6NH3 ये पॉइंट है। तो देखिए
यहाँ पे जो Cl है, यहाँ जो Cl है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। यानी जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, ज्यादातर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहे, जो मेनली आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, वो मेनली किस में होंगे, प्राइमरी वैलेंसी में। किसके अंदर होंगे, वो प्राइमरी वैलेंसी के अंदर होंगे। अब जैसे NH3 है, जिन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाली स्पीशीज आपकी किस में होगी, सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर। कहां पे होगी, सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। तो सारे के सारे ज्यादातर किस में होंगे, प्राइमरी वैलेंसी में, और बाकी सभी किसके अंदर होंगे, आपके सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वर्नर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, लेकिन पॉइंट ये वो अपनी कंक्लूसिव थ्योरी तक पहुंचा कैसे, व्हाट इज द वे, तरीका क्या था। देखिए वहां पे तरीका ये आया, वर्नर ने 3 तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी किया था। सबसे पहला था प्रेसिपिटेशन मेथड, जिसके बेस्ड ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। देखते हैं पहले कहता क्या है। इसने यहां देखे थे कि कितने नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट बन रहे थे, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म, कितने बनने लग रहे हैं। अब ये कैसे पता लगता है, देखिए यहां पे ध्यान रखना कि इसने जो कंपाउंड यूज किया था वो था COCl3.6NH3। इसके अंदर जैसे वर्नर जी ने क्या ऐड किया था, AgNO3, तो AgNO3 ऐड करते तो 3 मोल्स ऑफ AgNO3 यूज हुए, यानी एट वन टाइम 3 मोल्स यूज हो रहे हैं AgNO3 के, क्योंकि यहां से 3Ag, यहां के 3Cl के साथ क्या बनाएगा, 3AgCl, यानी क्या बन गया प्रोडक्ट में, 3AgCl। अब जो बच गया उसको चलो बाद में देखें, यानी व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट में कितना 3। लेकिन अगर ये कंपाउंड ना हो के कंपाउंड में कुछ ऐसा होता 6NH3, और अब ये यहाँ पे AgNO3 ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कितने मोल्स यूज होंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो 2AgCl बनेगा। लेकिन अगर कंपाउंड में ये हमारे पास में क्या है, इस तरह से आ रहा है स्ट्रक्चर, तो कहने की बात क्या है, 2 यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल ऑफ AgNO3 यूज होगा, है ना, और तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास में, 1 मोल ऑफ AgCl। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रेसिपिटेट से भैया हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लगने लग रहा है इसको कि भाई जैसे हमारा स्ट्रक्चर है कि अगर मैं देखूं तो CO, देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया CO, उसके ऊपर 6 क्या है, NH3 है, यानी 6NH3 को बना लेते हैं हम लोग पहले। ये आगे मेरे पास में 6NH3 के मॉलिक्यूल्स, ये आ गया NH3 जो कि क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी, मेनली क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। लेकिन साथ में 3Cl कनेक्टेड है, जो कि क्या है, प्राइमरी वैलेंसी के साथ कनेक्टेड है, तो मैं उनको ऐसे बना देता हूं यहाँ पे। अब क्या हुआ कि जैसे आपने AgNO3 डाला तो ये तीनों के तीनों Cl ने AgCl बना दिया और व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन के निकल गए। लेकिन जब उन्होंने सेकंड कंपाउंड को चूज किया, तो सेकंड कंपाउंड को चूज करते टाइम हुआ क्या, हुआ ये कि भाई एक Cl तो हो गया कम। अब जब एक Cl कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, एक Cl कम हुआ तो प्रेसिपिटेट क्या बनेंगे, 2। जब वहां पे एक Cl और हम लोगों ने कम कर दिया तो प्रेसिपिटेट में क्या बनेगा वहां पे, 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन फिर यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर एक छोटा सा उन्होंने एक और पॉइंट डाला जिसको हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। इन्होंने क्या किया अब इसी थ्योरी में, मैं इसको थोड़ा इरेज करके दोबारा लिखता हूं एक पॉइंट में। अब इन्होंने, चलिए ये तो Cl के नंबर थे, डायरेक्ट आ गए इसके पास, इनके पास में। लेकिन अब असली स्टोरी तब स्टार्ट हुई, इन्होंने क्या किया कि COCl3 के साथ में 6NH3 रखा, COCl3 के साथ में 5NH3 रखा, फिर COCl3 के साथ में 4NH3 रखा, एंड दे आर क्वाइट सरप्राइज टू सी कि यहाँ पे AgNO3 के टोटल 3 मोल्स यूज हुए और 3AgCl बना। और जब मैंने यहाँ पे यूज किया तो मेरे पास 2AgNO3 के सिर्फ 2 मोल यूज हुए और मेरे पास में 2AgCl बने वहां पे। और जब मैंने लास्ट वाले एग्जांपल के ऊपर ये चीज की तो AgNO3 ऐड किया तो प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में क्या बना, एक AgCl बना। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है कि ऐसा हुआ क्यों, यहाँ तो Cl पूरे पूरे हैं, हुआ इसलिए क्योंकि देखिए पहले वाले स्ट्रक्चर में मेरे पास में 3ClSH मेरे पास प्रेजेंट थे, ये देखिए तीनों का वो बन रहा था। लेकिन दूसरे वाले में NH3 नहीं है, ये चेक कीजिए, 6 की जगह 5 रह गए तो मैंने एक NH3 हटा दिया। तो ऐसा करने की वजह से जो Cl था उसने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब देखिए जब उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, अब उन्होंने तो उस क्लोरीन ने तो प्रेसिपिटेशन देना नहीं, तो प्रेसिपिटेशन कौन देगा, सिर्फ ये 2 क्लोरीन। तो यहाँ पे 2AgNO3 के प्रेसिपिटेट्स बने।
जब मैंने एक और NH3 को कम कर दिया, आप देखिए मेरे पास ये वाला केस आ गया 4NH3, तो इस केस में क्या हुआ, एक और Cl आ गया इधर, उसने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, है ना। तो प्रेसिपिटेट सिर्फ इस Cl ने बना। जब मैंने लास्ट एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं COCl3 और एक यहां पे NH3 सिर्फ 3 रखूं, तो मैं AgNO3 जब ऐड करूंगा तो देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन, नो PPTs। व्हाट इज द रीजन बी, जो एक बचा हुआ Cl था, उस NH3 की जगह उसने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर कर दिया। यानी जैसे जैसे क्या होता जा रहा है, हमारे पास में NH3 मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट करने वाले कम होते जा रहे हैं, तो प्राइमरी वाला जो था वो ही खुद अपने आप क्या करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी में खुद को कन्वर्ट करेगा। जब प्रेसिपिटेशन के बाद यही चीज उन्होंने कंडक्टेंस के अंदर स्टडी करनी शुरू करी, कंडक्टेंस उनकी स्टडी करनी शुरू की, तो कंडक्टेंस के अंदर देखिए मेरे पास जो एग्जांपल था कौन कौन सा था, COCl3.6NH3, फिर एग्जांपल आया COCl3.5NH3, फिर आया COCl3.4NH3। तो जब यहाँ पे कंडक्ट देखिए प्रेसिपिटेशन चेक की, तो यहाँ पे 3 AgCl के प्रेसिपिटेट बने, जबकि यहाँ पे 2 AgCl के प्रेसिपिटेट बने, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही AgCl का प्रेसिपिटेट बना। लेकिन कंडक्टेंस की बात की जाए तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी में यहाँ 3 आ रहे हैं, तो रेशियो क्या आ रही है कंडक्टेंस की 1:3। जब यहाँ बात की तो रेशियो आई 1:2, जब यहाँ बात की तो रेशियो क्या आई 1:1। इससे ये कंफर्म हुआ कि जो रेशियो की वैल्यू है कंडक्टेंस के अंदर वो भी चेंज होने लग रही है। क्यों चेंज हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी इज देयर कि वहां पे जो Cl है वो अपने क्या आने लग रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आते चले जाने लग रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बना के स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने आइसोमर्स के भाई किसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं उस चीज को बनाने की कोशिश की, और उसी के हेल्प से फाइंड आउट किया। अब आइसोमर्स टॉपिक जब हम आगे करेंगे तो इस टॉपिक को भी वहां पे देखेंगे। लेकिन इसके बेसिस पे जो बोर्ड ने अभी तक एक क्वेश्चन दिया उसको देखते हैं। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CrCl3.6H2O, इसको मैंने मिक्स किया AgNO3 के साथ में। तो देखिए ऑब्वियसली बात है CrCl3.6H2O। अब जो क्रोमियम है, क्रोमियम की प्राइमरी वैलेंसी क्या है 3 और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है 6, तो ठीक है सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो प्राइमरी वैलेंसी के अंदर जैसे ही आपने AgNO3 ऐड किया, यहाँ पे 3 AgCl के व्हाइट PPT बनने शुरू हो गए। तो कहने की बात है कितने मोल्स यूज हो रहे हैं 3। तो इससे कंफर्म हुआ कि स्ट्रक्चर जो है वो भाई क्या आएगा, स्ट्रक्चर ये आएगा कि क्रोमियम उसके 6 साइड्स पे क्या प्रेजेंट है NH3, लाइक दिस, उनके पास क्या प्रेजेंट है 6 NH3। तो ये आ गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आगे मेरे पास में 6 NH3। और बाकी जो Cl है उन्होंने क्या कर रखा है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रखा है, उन्होंने क्या कर रखा है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया हुआ है। अब इन सारी चीजों का जब हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला, मतलब वर्नर ने जब निकाला, तो ही पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी। सो उन्होंने अपनी एक थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया आगे, जिस थ्योरी का नाम था वर्नर्स थ्योरी। द नेम ऑफ दैट थ्योरी इज द वर्नर थ्योरी, अ वेरी पॉपुलर वन ऑन दैट टाइम, एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दैट इवन। तो वर्नर की थ्योरी के अंदर जो मुझे खास पॉइंट मिले यहाँ पे, क्या कहते हैं कि जो कोई भी मेटल है, पॉइंट नंबर वन कुछ इस तरह से बात करेंगे, हर एक मेटल की 2 तरह की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, फर्स्ट इज द प्राइमरी वैलेंसी, हर मेटल की 2 वैलेंसी है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी कौन सी आ गई, सेकेंडरी वैलेंसी। वन इज द प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड कौन सी आ गई हमारे पास में, सेकेंडरी वैलेंसी। यहां पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसका नंबर फिक्स है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि सेकेंडरी वैलेंसी नंबर इज फिक्स्ड। सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसका नंबर क्या है, फिक्स है, क्योंकि ऑब्वियसली फिक्स वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, दैट इज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, फिक्स है, और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी मेटल एटम है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेकेंडरी वैलेंसी को भी। मेटल सेटिस्फाइड बोथ प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी।
एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। जो मेटल है वो दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना वो एक फिक्स डायरेक्शन में होती है। जैसे अभी बात करें कोबाल्ट की बात थी, तो कोबाल्ट की सराउंडिंग में जो NH3 थे वो कुछ इस तरह से आने लग रहे थे, अगर ध्यान हो तो, यानी एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहे थे वो कुछ इस तरह से। क्लियर हुआ? तो यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर जो सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर जितने भी आएंगे दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड फिक्स पोजीशन, यानी सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्टेड टुवर्ड फिक्स पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड फिक्स पोजीशन। और यही फिक्स पोजीशन क्या बनाएगी? शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, शेप ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही चीज शेप बनाएगी उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो वर्नर की थ्योरी के 4 बड़े ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे। अब मूव करते हैं आगे पॉइंट के ऊपर। देखिए हम इन क्वेश्चंस के थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक टॉपिक किया। हाउ मेनी आयंस पर मोल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कितने आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक द कंपाउंड। सबसे पहले आपको ब्रेक करके देखना है क्या बनेगा। देखिए आप इसे ब्रेक करें, क्या बनेगा? COCl NH3 5, ये एक बन गया, और उधर से दोनों Cl क्या हो गए? अलग हो गए, यानी ये बन गया। तो इसके ऊपर से ऑब्वियसली वहां पे 2Cl पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑब्वियसली 2 नेगेटिव है तो इस पे चार्ज क्या आएगा? 2 पॉजिटिव। तो टोटल आयन कितने बने? 2 प्लस में 1, तो टोटल कितने बन गए? 3 आयंस। आई होप इट इज क्लियर प्योर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक पार्ट इसका बनेगा, एक पार्ट इसका बनेगा, तो पहले ब्रेक करके देख लेते हैं। तो ब्रेक करने के बाद क्या आ रहा है? AgNH3 ट्वाइस, और प्लस में क्या आ रहा है? Cl नेगेटिव, तो इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली कितने आयंस बनने लग रहे हैं? 2 आयंस। आंसर क्या आएगा? 2 आयंस। आई होप इट इज क्लियर। अब वर्नर की थ्योरी के बेसिस पे एनसीईआरटी बुक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए, on the basis of following observation made with the aqueous solution, write the formula and assign secondary valency in the metal of the following compounds। देखिए यहां पे जब इस कंपाउंड की रिएक्शन कराई गई किसके साथ? AgNO3 के साथ, तो खास बात ध्यान दीजिए, प्रेसिपिटेट में सिर्फ 1 मोल बना है। प्रेसिपिटेट में 1 मोल बना है, यानी सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी क्या आ रही है? 1। प्राइमरी वैलेंसी क्या आ रही है? 1। यानी ये वही केस आ गया कि जहां पे कोबाल्ट सेंटर में था और चारों तरफ उसके क्या आगे थे? NH3। आने 6 NH3 चाहिए थे, लेकिन 6 ना NH3 नहीं आगे, बल्कि कितने आए? सिर्फ 4। तो बाकी अब सेकेंडरी वैलेंसी तो पूरी करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? 6 है ना। और प्राइमरी वैलेंसी में मुझे 1 दे रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली क्योंकि प्रेसिपिटेट 1 बना है। तो बचे हुए 2 क्लोरीन है, वो दोनों के दोनों कहाँ पे? आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर है। यानी बचे हुए दोनों क्लोरीन कहाँ पे? आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर है। तो यहां जो सेकेंडरी वैलेंसी आने लग रही है, सेकेंडरी वैलेंसी इट इज योर 6। कोबाल्ट के लिए सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू आती है 6। नहीं क्लैरिफाई हुआ? एक क्वेश्चन से और देखते हैं। यहां पे प्लेटिनम जो है उसके साथ 2 AgNO3 के AgCl के प्रेसिपिटेट बने हैं, यानी पैलेडियम की सराउंडिंग के अंदर क्या आने लग रहे हैं? 4 NH3 आ रहे हैं, 4 NH3। देखिए ध्यान से, क्योंकि जो Cl है वो तो प्राइमरी वैलेंसी से कनेक्टेड है। कैसे पता लगा? क्योंकि उसने 2 AgCl के प्रेसिपिटेट बनाए, तो नेट स्ट्रक्चर यही है। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी? 4। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 4, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी क्या है यहाँ पे? 2। प्राइमरी वैलेंसी क्या आ रही है? 2। आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं आगे कुछ एक बड़े अब कंपाउंड्स के ऊपर देखते हैं ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे बोर्ड पे लिखा, अब इसको पूरा समझते हैं कि वर्नर ने एक्चुअल में हम लोग को बता क्या क्या चीजें दी। अब उसने सबसे पहले हमें क्या बताया कि भाई एक सेंट्रल मेटल एटम है हमारे पास में, सेंट्रल मेटल एटम जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। अब ये देखिए 4 + 2, ये क्या है? सारे के सारे अंदर लाइगेंड्स। क्या नाम देते हैं आप? लाइगेंड, यानी दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनर, लाइगेंड्स। और इन दोनों का सम टोटल ही किसके इक्वल होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। यानी 4 + 2 क्या बन गया? 6। 4 + 2 क्या बन गया आपके पास में? 6। अब अगर आप देखें ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। व्हाट वी कॉल देम? इट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आ गया। लेकिन इसके जो बाहर प्रेजेंट होंगी चीजें, दे आर कॉल्ड एज काउंटर आयन। दे आर कॉल्ड एज काउंटर
आयन। तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो क्या सारे के सारे काउंटर आयन। अगर आप देखें तो पर्टिकुलर शेप बनती है यहाँ पे, इनको अगर मैं प्रॉपरली अरेंज करूं तो मेरे पास एक प्रॉपर शेप बन के आ रही है मॉलिक्यूल की, कुछ इस तरह से। अगर आप देखें तो दोनों Cl यहां आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से, और यहां पे मेरे पास में क्या आने लग रहा है NH3, यहां पे मेरे पास क्या आने लग रहा है NH3। तो ये जो चीजें आने लग रही है प्रॉपर शेप में आने लग रही हैं, तो ये मेरे पास क्या बन गया, अगर आप ध्यान दे तो इस शेप को ये क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल पैटर्न बनने लग रहा है मेरे पास। तो ये जो चीज बनी है इसे नाम देंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गया यहाँ पे, लाइगेंड, एंड दूसरा क्या आ गया, सेंट्रल मेटल एटम। लाइगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, या इनडायरेक्टली आप इनको क्या बोल सकते हो, लुईस बेस भी बोल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन देने हैं। देखिए ध्यान से कि जो जैसे NH3 है, NH3 के पास डबल इलेक्ट्रॉन है, उस डबल इलेक्ट्रॉन में से उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देना है, कोबाल्ट को दे देना है। तो कोबाल्ट के पास भी वो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कोबाल्ट के पास भी वो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इधर किसके पास आ गया NH3। तो यहाँ क्या बन गया, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना है ऑब्वियसली किसकी वजह से बना, लाइगेंड, क्योंकि लाइगेंड क्या होंगे, अल्टीमेटली वो स्पीशी आएंगी जिनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, देने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। अब ध्यान देने वाली बात भी है कि जो कोऑर्डिनेशन जो मेरे पास में स्फीयर आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की भी आगे डबल कैटेगरी आ गई मेरे पास में। देखिए दो तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे पास में आ गए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं वो मेरे पास में डबल टाइप के आ गए। एक मेरे पास आ गए होमोलेप्टिक, वन इज द होमोलेप्टिक, सेकंड इज द हेटेरोलेप्टिक, सेकंड इज द हेटेरोलेप्टिक। एक मेरे पास क्या आ गया, होमोलेप्टिक, और सेकंड क्या आ गया मेरे पास में, हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक क्या होते हैं, देखिए वो कंपाउंड, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने CONH3 6 और चार्ज क्या आ गया 3 पॉजिटिव। अब देखिए यहां पे लाइगेंड क्या है, सिर्फ एक टाइप के है ना, कंपाउंड विच कंटेन, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड, ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो गए, एक ही टाइप के लाइगेंड हो गए। लेकिन वहीं पे बात करूं हेटेरोलेप्टिक की, हेटेरोलेप्टिक के अंदर मेरे पास क्या है, CONH3 मान लीजिए, यहां आ गया 4 और फिर क्या आ गया Cl, यहां पे 2 आ गया, और चार्ज क्या है, सिंगल पॉजिटिव। देखिए यहां पे एक से ज्यादा टाइप के लाइगेंड है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स having more than one type, having more than one type of ligand, one type of ligand, यानी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर एक से ज्यादा तरह के क्या लाइगेंड प्रेजेंट हो, उन्हें आप क्या नाम देंगे, हेटेरोलेप्टिक लाइगेंड। अब देखिए इसके अंदर दो से एक से ज्यादा टाइप के लाइगेंड अंदर प्रेजेंट है, NH3 भी प्रेजेंट है और Cl भी प्रेजेंट है, इसीलिए मैं इसको क्या नाम दूंगा, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है अलग अलग शेप के आ सकते हैं। देखिए मेटल की सराउंडिंग में लाइगेंड्स मैंने ऐसे अरेंज कर दिए, तो मेरी शेप क्या बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, शेप क्या बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अगर वही मेटल की सराउंडिंग में मैंने एक्स को कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया तो मेरी शेप क्या बन जाएगी, यहाँ पे टेट्राहेड्रल, शेप क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप ऊपर अभी हम लोगों ने बना ही रखी है, ऑक्टाहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के अंदर कौन सी शेप आ गई आपकी, मेनली ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, वेरियस टाइप की शेप्स क्या है, पॉसिबल है, जो सारी की सारी किसके अंदर कवर अप होती है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के अंदर। चलिए आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली क्लैरिफाई हो गया। लेकिन मेन पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। मेन पार्ट में मेरे पास क्या आ गया, लाइगेंड्स। अब थोड़ा सा लाइगेंड के ऊपर फोकस करते हैं। अब लाइगेंड्स क्या चीजें हैं, देखिए लाइगेंड्स अभी मैंने बताया, लाइगेंड्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनर, लाइगेंड्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनर, या तो आप लुईस बेस बोल दो या इलेक्ट्रॉन डोनर बोल दो। यहाँ पे अब लाइगेंड जो है, मतलब अब यहाँ डिपेंडेंसी आ जाती है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन आ गई ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी मतलब वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। देखिए अगर वो सिर्फ एक कोवेलेंट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उन्हें बोलेंगे यूनिडेंटेट, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। यूनिडेंटेट बोल दो आप उनको, चाहे मोनोडेंटेट बोल दो। हम इसको यहाँ रख लेते हैं यूनिडेंटेट, और दूसरी कैटेगरी का नाम क्या आ गया, मोनोडेंटेट।
सेकेंड कैटेगरी इज योर मोनोडेंटेट। वहीं पे अगर वो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज बाइडेंटेट। अगर वो 3 बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ में, तो क्या आगे ट्राइडेंटेट, है ना। इनसे ऊपर हम क्या बना लेते हैं, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस। तो यानी डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, बॉन्ड जो बनने लग रहे हैं। कौन से बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लाइगैंड, बिटवीन मेटल एंड लाइगैंड, यानी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वहां पे शेयर होने लगे ना, दिस इज कॉल्ड एज द डेंटिसिटी। अगर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर हो रहा है तो यूनिडेंटेट, 2 हो रहे हैं बाइडेंटेट, 3 हो रहे हैं ट्राइडेंटेट, उनसे ज्यादा चले गए तो किसमें आगे कैटेगरी पूरी, पॉलीडेंटेट के अंदर। अब बात करते हैं यूनिडेंटेट। देखिए यूनिडेंटेट के अंदर आगे फर्दर कैटेगरी भी आ सकती है, या तो आप नई क्लासिफिकेशन बना दो डेंटिसिटी का छोड़ के, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आप चार्ज के बेसिस पे भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन है सारे के सारे यूनिडेंटेट कैटेगरी के अंदर ही, ठीक है। चार्जेस के बेसिस पे देखिए मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिवली चार्ज आ गए, नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट क्या आ गए, न्यूट्रल भी आ सकते हैं, दे कैन बी न्यूट्रल, है ना, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज में कोई एक का दुक्का एग्जांपल आएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी उनकी भी है। लेकिन खास बात क्या आ गई, नेगेटिवली चार्ज वालों की। खास बात किसकी है, नेगेटिव चार्ज वालों की। तो नेगेटिव चार्ज वालों के अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एक कैटेगरी हमारे पास में आ जाती है। कैटेगरी के अंदर जैसे पहले आगे एग्जांपल में एफ नेगेटिव। अब देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं लाइगेंड्स को। अब लाइगेंड जो यूनिडेंटेट अभी हम लोगों ने बात की, तो यूनिडेंटेट के देखिए नेगेटिवली, अब मैं आगे फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, या फिर आप लाइगेंड को चार्ज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। जैसे देखिए फर्स्ट आ गया नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड, सब पे देखिए चार्ज जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है। एफ के जैसे वर्ड क्या होता है, फ्लोराइडो, मैंने साथ साथ लिख दिया बिकॉज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर नाउ। Cl पे क्या आ रहा है, क्लोराइडो, Br पे क्या आ रहा है, ब्रोमाइडो, NO2 नेगेटिव पे क्या आ रहा है, नाइट्राइडो, N। तो इस तरह से सबके नाम है जिसको हम लोगों ने यूटिलाइज करना है। दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज, दे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज। देखिए नाइट्रोसोनियम आया, हाइड्रोजीनियम आया, नाइट्रोनियम आया, दे ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछेगा कभी भी। इसके बाद क्या आ गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या आ गया हमारे पास, जैसे मिथाइलमीन, जैसे एथेन 1,2-डायमीन या इथाइलिन 1,2-डायमीन, जैसे पिरिडीन या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, जैसे H2O के लिए एक्वा यूज हो गया, NH3 के लिए अमाइन यूज हो गया, NO के लिए नाइट्रोसाइल यूज हो गया, CO के लिए कार्बोनाइल यूज हो गया। तो ये लाइगेंड्स आ गए। आई होप लाइगेंड्स अच्छे से क्लैरिफाई हो गए डेंटिसिटी के बेसिस पे कैसे है। अब देखिए अब स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। जब भी नोमेनक्लेचर से पहले देखते हैं कि फॉर्मूला लिखना कैसे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। देखिए तो सबसे पहले क्या कहता है, आपको हमेशा पहले क्या लिखना है, केटायन लिखना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, के आ गया मेरे पास में, के लिख दिया मैंने 2, फिर क्या आ गया मेरे पास में CO, अंदर क्या आ गया, सॉरी K3 कर लेते हैं, अंदर मेरे पास में क्या आ गया, Cl6, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि हमेशा केटायन को पहले लिखना है। तो देखिए अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मेरे पास में क्या आ रहा है, 3K पॉजिटिव, और साथ में क्या लग रहा है, COCl6, और चार्ज क्या आ रहा है, 3 नेगेटिव। तो देखिए आपको हमेशा केटायन को जब भी फॉर्मूला लिखना तो केटायन को पहले लिखना और बाकी कॉम्प्लेक्स को बाद में लिखेंगे। और जितनी भी आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इट शुड बी इन द ब्रैकेट। ये हमेशा किसके अंदर होना चाहिए, आपका ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी सबसे पहले किसका सिंबल आना चाहिए, सबसे पहले आएगा सेंट्रल मेटल एटम का सिंबल, उसके बाद आएंगे लाइगेंड के सिंबल, उसके बाद क्या आएंगे, लाइगेंड के सिंबल, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कोई पॉलीडेंटेट लाइगेंड है, पॉलीडेंटेट लाइगेंड जब बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, अभी मैं उसका एक एग्जांपल देने लगा हूं आपको पॉलीडेंटेट लाइगेंड का, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो पॉलीडेंटेट लाइगेंड को उनके अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के अंदर रखना है आपको हमेशा, ठीक है। जब भी फॉर्मूला लिखो तो कैटायन और एनायन का चार्ज जो है ना, इट शुड बी बैलेंस्ड होना चाहिए हमेशा। और जो काउंटर आयन, अब काउंटर आयन से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए CO मेरे पास में आ गया NH3 तो जितने भी काउंटर आयन है जैसे ही आ गया, तो ये काउंटर आयन दे मस्ट बी आउट ऑफ द ब्रैकेट, हमेशा ब्रैकेट के बाहर रखना हमेशा काउंटर आयन को। तो ये फॉर्मूला लिखने के कुछ एक रूल्स है जो हम लोग यूज करते हैं। अब देखते हैं कुछ एक रूल्स जो नाम लिखने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, अब भाई ठीक है हमने फॉर्मूला तो लिखने के लिए देख लिया, लेकिन अब अगर हमें नेम लिखना है तो अब क्या करना है। देखिए नाम को लिखते टाइम पे सबसे पहले
आपको हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखना है, उसके बाद में एनायन का नाम लिखना है। पहले लिखा जाएगा कैटायन का नाम, फिर उसके बाद लिखा जाएगा एनायन का नाम। देखते हैं एग्जांपल। चलिए, अब जो हम लोगों ने रूल्स लिखे हैं अब उनको थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले रूल में क्या था कि जब भी आपको कोई भी नाम लिखना है तो आपको हमेशा सबसे पहले क्या लिखना है, अगर कोई काउंटर आयन बाहर प्रेजेंट है तो कैटायन का नाम सबसे पहले लिखना है। रूल नंबर 1 अभी आपने देखा होगा। तो हमने इसका नाम लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या लिखा था मैंने कि जब भी आपने नाम लिखना है तो सबसे पहले एनायन का नाम लिखना है सबसे पहले। तो एनायन लिख लेते हैं। एनायन कौन सा हमारा ये है जिसका क्या नाम है, ट्राई ऑक्सिलेटो, ये आ गया। उसके लिखने के बाद में नाम के किसका नाम लिखना है, आपको मेटल का नाम लिखना है। चलिए जी, वो भी लिख देते हैं, क्रोमियम। अब यहां गड़बड़ आ गई, क्रोमियम। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज, कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स पे आपने क्या करना है, मेटल के नाम के पीछे ऐड करना है 8 ऐड करना है। तो यहां पे क्रोमियम की जगह पे क्या आ जाएगा, क्रोमेट। क्या आएगा, क्रोमेट। आई होप ये रूल भी क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद लिखनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए जी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेते हैं। पोटेशियम पे चार्ज क्या है, +1। उसके बाद Cr को हमने एक्सलेट कर लिया, C2O4 पे -2 चार्ज आता है, ये आ गया 3 = 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं इसलिए 0 रखा है। x की वैल्यू क्या आ रही है, +3। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, रोमन में +3। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद देखिए, अगर आपका हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है और एक से ज्यादा लाइगेंड अंदर प्रेजेंट है, जैसे इसके अंदर प्रेजेंट है, तो आपने क्या करना है, अल्फाबेटिकली उनको उनके नाम लिखने हैं, अल्फाबेटिकली लिखें। तो जब आप इसका नाम देखिए क्या है, मिथाइलअमीन। कहां गया, न्यूट्रल ये रहा। इसका नाम क्या है, मिथाइलअमीन। जबकि NH3 का नाम क्या है, अमोनिया। NH3 का नाम क्या है, अमोनिया। तो यानी अल्फाबेटिकली अगर मैं देखूं तो अमोनिया का A पहले आएगा, देन मिथाइलअमीन, क्योंकि मिथाइलअमीन के अंदर तो M आने लग रहा है पहले। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंगल ही है ये दोनों 1-1 है, तो मैं क्या लिखूंगा, अमाइन। अमाइन लिख दिया। अब क्लोराइडो का C पहले आएगा या मिथाइल का M। ये देखिए, क्लोराइडो का C, ABCD में C पहले आता है, तो क्या आ गया, क्लोराइडो। फिर क्या आ रहा है, मिथाइलअमीन, मिथाइल अमाइन, हमने वो लिख लिया। अब प्लेटिनेट लिखे या प्लेटिनम, देखिए Cl पे चार्ज आता है माइनस, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो नो नीड टू चेंज द नेम ऑफ मेटल। हमें मेटल के नाम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, प्लेटिनम। स्ट्रेट फॉरवर्डली क्या आ जाएगा, प्लेटिनम। ठीक है। अब आगे बात ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो Pt को क्या लेट कर लेते हैं, x। Cl पे चार्ज क्या है, -1। NH2CH3 पे चार्ज क्या है, 0। फिर NH3 पे चार्ज क्या है, 0। फिर Cl पे चार्ज क्या होता है, -1 = 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर मैंने कोई चार्ज नहीं रखा हुआ। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, +2। तो रोमन में मैं क्या लिख दूंगा, 2। आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं, अब देखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। क्या था रूल नंबर 5 कि अगर आपके पास बाइडेंटेट लाइगेंड है, अगर आपके पास लाइगेंड क्या है, आपका बाइडेंटेट लाइगेंड है, तो बाइडेंटेट लाइगेंड पहले तो क्या होते हैं, सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। वो सभी के सभी क्या होते हैं, मेनली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि मेरे पास में Cl के लिए यूज होता है क्लोराइड और En के लिए यूज होता है इथाइलिन डायमीन, यानी E से स्टार्ट होगा, जबकि यहाँ पे C क्लोराइडो C से स्टार्ट होगा। तो अब C और E में ये पहले आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, डाई क्लोराइडो। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन अब मैंने क्या बताया था कि अगर आपका बाइडेंटेट लाइगेंड, थोड़ा अगर स्क्रॉल करें पीछे इसको वीडियो को, तो आप देख पाएंगे वहां पे कि मैंने क्या बताया था कि भाई आपको अगर डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करना है, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, बिस, 3 के लिए यूज करेंगे ट्रेस, 4 के लिए यूज करेंगे टेट्राकेस, 5 के लिए पेंटाकेस, इसी तरह से चलता जाएगा, सो ऑन। तो मैं क्या यूज करने वाला हूं, बिस। लेकिन मुझे कहां लिखना है इसको, पैरेंथेसिस में। तो क्या लिखूंगा, इथाइलिन या इथेन, आपकी मर्जी है, 1,2 डायमीन, 1,2 डायमीन। और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास में, कोबाल्ट। क्या आ गया, कोबाल्ट। अब ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि Cl के नेगेटिव चार्ज, सो नो नीड टू चेंज द नेम ऑफ मेटल। और ऑक्सीडेशन स्टेट अब देख लेते हैं हम लोग।
कोबाल्ट को क्या लेट किया x, Cl पे चार्ज किया था -1, कितने एटम है 2, सॉरी कितने एटम है 2, En पे चार्ज किया 0 और Cl पे बाहर जो है उस पे चार्ज किया है -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या रही है +2, सॉरी +3। तो रोमन में मैंने इसको लिख दिया +3। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की। अब देखिए, अब कोई काउंटर आया नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा नाम क्या आएगा, डायमीन। डायमीन। उसके बाद क्या आएगा, क्लोराइड होगा सी के लिए क्लोराइड, क्योंकि अमाइन का ए पहले आता है, क्लोराइड होगा सी बाद में आता है, इस वजह से ऐसा करना पड़ा। अब NO2 में देखिए N के साथ लिंकेज आ रही है, तो आप इसके लिए वर्ड क्या करेंगे, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, और उसके बाद प्लेटिनम। प्लेटिनम या प्लेटिनेट, यस प्लेटिनम। प्लेटिनम क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है ना पॉजिटिव है, तो कोई चार्ज नहीं है, तो जीरो चार्ज माना जाएगा। माइनस चार्ज होता तो प्लेटिनेट आता, लेकिन है नहीं है। और रोमन में इसके ऊपर चार्ज क्या था -1, इसके ऊपर चार्ज क्या था -1, NH3 पे चार्ज क्या होता है 0, इसको क्या लेट कर लिया x, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या 0, x की वैल्यू क्या रही है 2। तो मैंने रोमन के अंदर क्या लिख दिया 2। आई होप आप सबको ये नेमिंग का मेथड क्लैरिफाई हो गया होगा। अभी कुछ और एक एग्जांपल और लिखते हैं, देखते हैं कि किस तरह से उनको भी सॉल्व करना है। चलिए बच्चों देखते हैं, थोड़ा सा कुछ और कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख दिए ताकि नोमेनक्लेचर हम लोग देख पाए। देखिए CrPPH ये रह जाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PPH लिखते हैं। तो जब आप इसके ऊपर चार्ज देखेंगे तो 0 आएगा, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर चार्ज क्या आएगा 0 आएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस कंपाउंड का नाम बनाने जाऊं तो क्या बनेगा, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के अंदर ऑब्वियसली क्या आएगा, P पहले आएगा, कार्बोनाइल में C पहले आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा पेंटा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, फिर क्या आएगा ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और क्या आएगा देखिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना जीरो है ना पॉजिटिव नथिंग, तो मैं क्या लिखूंगा सिंपल नाम इसका क्रोमियम, क्योंकि अगर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या होता है नेगेटिव तो मैं क्रोमेट लिखता हूं, और फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही है 0। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर गड़बड़ कहां करता है, जब इस तरह से डबल कोऑर्डिनेशन सिस्टम आ जाता है हमारे पास में। तो ऐसे केस में क्या करना है, दोनों मेटल्स को आपने एक साथ से 2x लेट कर लेना है। NH3 पे चार्ज क्या होता है 0, 4 से मल्टीप्लाई, Cl पे चार्ज क्या होता है -1, 4 से मल्टीप्लाई, नेट वैल्यू क्या रही है, x की वैल्यू आ गई +2। तो जब भी आपने इनका नाम लिखना है इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस का, तो नाम लिखते टाइम याद रखना कि जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसको पॉजिटिव मान के चलना है, जो नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसको मान के चलना है नेगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे टेट्रा अमाइन, क्या आएगा टेट्रा अमाइन, और क्या आएगा प्लेटिनम। क्यों आया प्लेटिनम, प्लेटिनम इस वजह से क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया। नाम बनाते टाइम हमेशा ऐसा ही रखना है, जब आप इसको लिखेंगे तो क्या आएगा टेट्रा क्लोराइडो, और को स्पेस नहीं छोड़ना नाम लिखते टाइम, टेट्रा क्लोराइडो, फिर क्या आएगा प्लेटिनेट। अब क्वेश्चन ये यहाँ प्लेटिनेट क्यों आया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव। अब खास चीज क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, यहाँ प्लेटिनम के ऊपर क्या आ रही थी 2, तो मैंने 2 रोमन में कर दिया, और यहाँ प्लेटिनेट लिखा तो यहाँ पे भी रोमन में 2, क्योंकि नेट ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों पे +2 आ रही है। चलिए एक बार और इस ट्रिक को यहाँ एग्जांपल में ट्राई करते हैं। फिर से 2 Ag है तो 2x लेट कर लेते हैं। NH3 पे चार्ज क्या है 0, Cn पे चार्ज क्या होता है -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है +1। तो जब नाम लिखेंगे तो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स को क्या कंसीडर करना है पॉजिटिव, और बाद वाले को क्या कंसीडर करना है नेगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा डायअमाइन, डायअमाइन क्या आएगा सिल्वर, और सिल्वर पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 1। और जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा डाई साइनाइडो, साइनाइडो। और Ag के ऊपर जब चार्ज आता है नेगेटिव तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आर्जिनेट, आर्जिनेट जो कॉम्प्लेक्स पे आएगा। इसी तरह से आयरन विद नेगेटिव क्या आएगा फेरेट, इट इज योर फेरेट। और गोल्ड का भी नाम नेगेटिव चार्ज की वजह से चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं ओरेट। अगर नहीं पता तो इसको प्लीज लिख लें वहां पे ओरेट। तो अब इसके नाम में क्या आएगा डाइसाइनाइडो, क्या बनेगा आर्जिनेट,
आर्जिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 1। अब एक और एग्जांपल, सेम वही डबल कोऑर्डिनेशन सिस्टम का आ गया हमारे पास में। अब इसके फिर से डबल को क्या लेट करेंगे 2x, NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, Cn पे चार्ज क्या है -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या रही है +3। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा हेक्साअमाइन, हेक्साअमाइन ये बन गया। उसके बाद क्या रहा है क्रोमियम, क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम की 3। जब मैं इसका नाम लिखता हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगा हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो, और क्या आएगा आगे कोबाल्ट। अब देखिए पहले वाले को क्या कंसीडर किया पॉजिटिव, बाद वाले को नेगेटिव, तो क्या आएगा कोबाल्टेट, और कोबाल्टेट के ऊपर चार्ज कितना आएगा फिर से रोमन वर्ड में 3। आई होप इट इज क्लियर। तो अब मूव करते हैं ब्रिज कंपाउंड्स के ऊपर कि ब्रिज कंपाउंड की नोमेनक्लेचर कैसे करनी है, डबल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो आई थिंक आप सबको व्यूअर्स क्लैरिफाई हो गया है। ब्रिज कंपाउंड में देखिए EN को आपको पता ही मैं क्या लिखूंगा, बिस आएगा पहले क्योंकि डबल है, बिस इथाइलिन डायमीन, डायमीन कहां पे, वो भी ब्रैकेट के अंदर। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा लेते, कोबाल्ट को 2x लेट करेंगे, EN पे चार्ज क्या है 0, और EN कितने 2 + 2 कितने आगे 4। NH के ऊपर चार्ज क्या होता है, NH के ऊपर खुद देखिए, NH के ऊपर चार्ज है -2, सॉरी -2 नहीं, ये NH2 है यहाँ पे, ठीक है। तो चार्ज क्या है -1, और OH पे भी चार्ज क्या है चेक करें, वहां पे क्या है, कहाँ ये रहा, OH के ऊपर भी चार्ज क्या है 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू यहाँ पे जो मेरे पास में आने लग रही है, अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो 2x की वैल्यू आ रही है मेरे पास में -2, x की वैल्यू क्या बन जाएगी +1। थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ ये है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। अब गड़बड़ है तो हमें तो नेमिंग करनी है, और नेमिंग हम इसी तरह से ही करने वाले हैं, अलग हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर +3 है, लेकिन इसको NH ही कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -2 क्योंकि वहां चार्ज -2 है, -1, और ब्रैकेट पे चार्ज 0 नहीं है बल्कि क्या है +3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2x की +6, यानी x की वैल्यू आ गई 3। देखा, एक छोटा सा सिस्टम पूरा चेंज कर देता है। तो बिस इथाइलिन डायमीन, और आप क्या लिखेंगे यहाँ कोबाल्ट, कोबाल्ट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है 3। फिर आप क्या शो करेंगे, ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज को किससे शो करते हैं न्यू के साथ, न्यू डैश क्या आएगा चेक करें, NH के लिए क्या वर्ड है इमिडो, तो न्यू इमिडो, इमिडो। अब हाइड्रोक्सा का, अब देखिए हाइड्रोक्सो का H पहले आएगा या इमिडो का आई, ऑब्वियसली हाइड्रोक्सो का H पहले आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। हमेशा जब भी हम नाम लिखते हैं तो ऊपर वाले का नाम पहले आता है जो ब्रिज के अंदर होता है, और जो नीचे वाला होता है उसका बाद नाम बाद में लिखा जाता है। तो न्यू क्या आ गया हाइड्रोक्सो, न्यू क्या आ गया हाइड्रोक्सो। इसके बाद फिर से वही बिस इथाइलिन डायमीन, मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं नाम को, बिस इथाइलिन डायअमाइन, डायअमाइन, और उसके बाद फिर क्या आ रहा है कोबाल्ट, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही है 3, लेकिन लास्ट में आयन जरूर लिखना है क्योंकि ऊपर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है +3। आई होप व्यूअर्स आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हो गया। अब देखते हैं नाम से फॉर्मूला को कैसे बनाना है। अब चलेंगे हम लोग, चलिए अब हम लोग को चलना है रिवर्स। अब हमें दिया गया है नाम, और नाम से हमें जाना है फॉर्मूले पे, यानी टोटल रिवर्स जो हम लोगों ने अभी तक किया है। देखिए सबसे पहले जब इस तरह का कोई पार्ट आता है, आगे लिखो, उन्होंने काउंटर आयन पहले से लिख के दे दिया, पोटेशियम तो मैं K को बाहर लिखूंगा, उसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्साइडो यानी OH मेरे कितने हैं 4, उसके बाद क्या जिंसेट, जिंसेट यानी वो जिंक की बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये नंबर पुट करने हैं कि क्या ये चार्ज एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब मुझे चार्ज कितना लाना है +2। देखिए चार्ज +2 लाने के लिए मैं अगर मैं देखूं तो OH के ऊपर चार्ज आता है -4, -4 से कितना जनरेट होगा -4 जनरेट होगा, 4 से -4 जनरेट होगा, लेकिन K तो मेरे पास 1 ही है, K तो सिर्फ +1 है, और मुझे चार्ज क्या लेके आना है +2। तो ऐसा करने के लिए मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से। ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि जब मेरे पास +2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा तो मेरा नेट आंसर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली उधर जाके +2। जब इसको मैं कैलकुलेट करके इधर पहुंचाऊंगा 0 से, मैं जब इसको पूरा का पूरा क्रॉस एक्सचेंज करूंगा तो -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जब मैं इसको उठा के इधर लेके जाऊंगा तो नेट वैल्यू मेरी x की क्या आएगी +2, यानी k की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी ट्वाइस। तो मैं इसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं इस ट्रिक से।
अब फिर से देखते हैं एक बार, नहीं क्लियरिफाई हुआ तो दोबारा देखते हैं। टेट्रा अमाइन यानी कि NH3 कितना है, टेट्रा यानी 4, एक्वा वाटर भी है साथ में, क्लोराइडो Cl भी है साथ में, कोबाल्ट भी है साथ में, और बाहर क्या आ रहा है, Cl भी आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चार्ज होना चाहिए 3, लेकिन यहाँ चार्ज क्या आ रहा है, -1 एंड -1, ये तो 2 आ रहा है सिर्फ। तो मुझे क्या करना चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं 3 करने के लिए क्या करूंगा, ट्वाइस कर दूंगा, 2 माइनस में n प्लस माइनस में 1, तो कितना बन गया, -3, है ना। तो नेट वैल्यू क्या आएगी मेरी, 3 आ जाएगी। तो आप इस तरह सोल्व कर सकते हो, इसको ट्रिक की फॉर्म में भी ले जा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल ही सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं जो नंबर पुट कर सकता हूँ सिर्फ काउंटर आयन में पुट कर सकता हूँ, बाहर की तरफ जो होंगे। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ x, इस पे चार्ज क्या आ रहा है, -1, मुझे चार्ज कहां तक लेके जाना है, +3 तक। तो +3 तक मैं कैसे लेके जाऊंगा, x की वैल्यू, अब x कितना बन रहा है, चेक, सॉरी चार्ज कितना चाहिए मुझे, 3, हाँ माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आने लग रही है मेरे पास में, ये प्लस, क्योंकि जो चीज ब्रैकेट के अंदर है उसे मैं प्लस में रखूंगा, जो चीज ब्रैकेट के बाहर है मैं उसे माइनस में रखूंगा, मतलब ये जो चीज है। तो मैं उल्टा करके चलूंगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या रही है, +2, तो आप इसे 2 से यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अदरवाइज तो ये यूजलेस है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट पता लगता है। देखिए पोटेशियम, फिर से मैंने पोटेशियम को बाहर रखा, ट्राई ऑक्जेलेटो OX पे चार्ज कितना आ रहा है, 3, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से चार्ज कितना बन गया, -6। एल्यूमिनेट यानी ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, एल्यूमिनेट 3 आ रहा है, तो चेक कीजिए, +3 -6, बार बार मैं यही चीज कर रहा हूं। देखिए 3 आ रहा है प्लस, और यहाँ पे -6, -3 एंड प्लस कितना बन गया, -3, नेट चार्ज बच रहा है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्ट आंसर आएगा मेरे पास में। आगे भी एक बार अप्लाई करके देखते हैं। देखिए डाइक्लोराइडो यानी Cl कितने आगे मेरे पास में, 2, बिस इथिलीन डाइअमीन यानी En भी मेरे पास कितने आगे, ट्वाइस, क्योंकि बिस है। उसके बाद क्या आ रहा है, कोबाल्ट। अब प्रॉब्लम ये है, आयन आ रहा है, ऊपर चार्ज भी है, लेकिन वैलेंसी कितनी आ रही है, 3, लेकिन मेरे पास जो चार्ज जनरेट हो रहा है यहाँ से सिर्फ -2 जनरेट हो रहा है, जबकि मुझे कितना चाहिए, +3, तो +3 कैसे होगा, मैं +1 डाल दूंगा। तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल मतलब इन क्वेश्चंस को बोर्ड के इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे नाम से फॉर्मूला आए, चाहे फॉर्मूले से नेमिंग आए, यू कैन इजीली डू देम। आई होप आप सबको ये चीजें क्लैरिफाई हो गई है। अगर आपको ये पार्ट वीडियो का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।